हेलो फ्रेंड्स। तो आज है हमारा डे टू में हम लोग प्रॉब्लम देखने वाले हैं, क्लाइंबिंग स्टेयर्स। ठीक है। तो डे वन का वीडियो थोड़ा लेंदी हो गया था, तो आई आई विल ट्राई टू मेक दिस वीडियो क्रिस्प, छोटा बनाने का ट्राई करूँगा। ठीक है। तो डे वन जो मैंने पढ़ाया था नैपसेक, वो बहुत ही स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है। ओके। तो उसे प्लीज़ ज़रूर से जाके देख लीजिएगा। मैंने तीनों रिकर्सिव, मेमोइज्ड और आइटरेटिव कोड कराया हुआ है, कोड और एक्सप्लेनेशन और टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज। सो यू कैन गो ऑन वॉच इट। तो आज हम डे टू पे 70 प्रॉब्लम करेंगे, 70th प्रॉब्लम लीड कोड का, जो कि है क्लाइंबिंग स्टेयर्स। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ते हैं। यू आर क्लाइंबिंग अ स्टेयर, इट टेक्स एन स्टेप्स टू रीच द टॉप। ठीक है, हम लोग एक स्टेयर क्लाइंब कर रहे हैं और हमें एन स्टेप्स लगती है ऊपर पहुंचने के लिए। ठीक। एवरी टाइम यू कैन अदर क्लाइम वन और टू स्टेप्स, इन हाउ मेनी डिस्टिंक्ट वेज यू कैन क्लाइम द टॉप। ठीक। तो हमारे पास चॉइसेस है कि या तो हम एक स्टेप ले लें एक बार में, या तो दो स्टेप ले लें। मतलब एक स्टेप, एक स्टेयर केस चढ़ ले, या तो एक बार में दो स्टेप्स चढ़ ले। क्लियर। तो ये था प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स। और हमें एक मतलब आउटपुट क्या देना है, हमें डिस्टिंक्ट वेज बताना है कि हम लोग कितने डिस्टिंक्ट वेज में जो है क्लाइम कर सकते हैं स्टेयर्स को टॉप पे पहुंचने के लिए। क्लियर। तो देखो, ये जो है यहाँ पे जब हमारे पास चॉइसेस है, ऑप्शंस है, तब हम लोग थोड़ा रिकर्शन, डीपी, इनके बारे में सोचते हैं, क्योंकि हमें ऑल पॉसिबल वेज निकालने होते हैं। ठीक। अब हमें ऑल पॉसिबल वेज निकालने पड़ेंगे यहाँ पे, तो हम लोग रिकर्सिवली निकालते हैं ऑल पॉसिबल वेज। ठीक है। तो डीपी का जनरली मतलब अगर देखा जाए तो उनके प्रॉब्लम्स कैसे होते हैं, मतलब एक या तो मिनिमम निकालना होगा, या तो मैक्सिमम निकालना होगा, या तो काउंट निकालना होगा, बेस्ट वे निकालना होगा, बेस्ट पाथ निकालना होगा। तो ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं वो जनरली डीपी के अंदर आते हैं। ठीक। क्योंकि डीपी जो है वो ऑप्टिमाइजेशन के लिए यूज़ की जाती है। ऑप्टिमाइजेशन मतलब मिनिमाइज करना कोई चीज़ को मैक्सिमाइज करना। तो ये ऐसे क्वेश्चन जो है डीपी के अंदर आते हैं। तो डीपी के अंदर सबसे पहला काम होता है हमारा रिकर्सिव कोड बनाना। ठीक है, वो देखेंगे आगे। तो अभी हम लोग टेस्ट केस देखते हैं। तो ये टेस्ट केस हम लोग नोटपैड में देखेंगे। टाइम कंस्टेंट देख लेते हैं। कंस्टेंट बहुत छोटा है, 1 <= n <= 45। ठीक। टेस्ट केस डिस्कस कर लेते हैं। ये गिवन टेस्ट केस है। इनपुट जो है n = 2 दिया है, मतलब क्या, स्टेयर्स जो है हमारे पास वो दो है, दो स्टेयर्स है। तो मेरे पास दो ऑप्शंस है। ठीक। ऑप्शंस अवेलेबल इज टू, या तो वन या तो टू। ठीक। तो अब मेरे पास दो रास्ते हैं, या तो मैं एक बार में एक स्टेप चढ़ लूँ, या तो एक बार में दो स्टेप चढ़ लूँ। तो लेट से मैंने एक ली और दो ली, तो ये एक तरीका हो गया वन वे। ठीक है। और दूसरा तरीका क्या हो गया, मैंने दोनों स्टेप एक बार में चढ़ ली, ये वन वे हो गया। तो मेरे पास टोटल कितने हो गए, टू वेज। इफ n == 2, अगर दो है तो मेरे पास कितने तरीके हो गए, दो। अगर मान लो n एक दिया हुआ है, तो मेरे पास कितने पॉसिबल तरीके हैं, फॉर n = 1। मेरे पास एक ही तरीका है, क्योंकि मैं दो से तो चढ़ नहीं सकता हूँ। मेरे पास एक ही तरीका है, क्योंकि एक ही स्टेयर है। समझ आया। ठीक। तो n = 1 पे मतलब मेरे पास एक तरीका है, n = 2 पे मेरे पास दो तरीके हैं। अब n = 0 मान लो कुछ दिया ही नहीं है, तो आउटपुट क्या होगा, जीरो। ठीक है। अब ये जो टेस्ट केस यहाँ पे दिया हुआ है, ये n = 3 के लिए दिया हुआ है, 2 के लिए हमने समझ लिया दो वेज है। कैसे समझ गया। कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट में डाल देना। अब n = 3 के लिए देखते हैं हम लोग कैसे तीन वेज है, 1 2 3। ठीक। तो मान लो पहले मैंने सिंगल सिंगल स्टेप ले ली, 1 2 3। क्या हो गया, 1 1 1। अब मैंने एक दूसरा तरीका और देखा कि मान लो मैंने एक एक ले लिया और एक बार में ही दो चढ़ गया। ठीक, 1 और 2 स्टेप। तो ये एक तरीका, ये एक तरीका। तीसरा तरीका भी नज़र आ रहा है हमें, हाँ आ रहा है, वो भी देख लेते हैं हम लोग। कि पहले मैंने दो दो स्टेप ले लिए और फिर मैंने एक स्टेप ले लिया, तो 2 and 1। सो दीज आर द हाउ मेनी वेज, दीज आर द थ्री वेज। फॉर n = 3 हमारे पास कितने वेज हो गए, थ्री वेज।
वैसे ही अगर अब हम लोग 5 के लिए देखें, मैंने यहाँ पे एक बार बना के रखा है आपके लिए, देखो, इसको रब कर दूँ मैं। तो n इक्वल्स टू 5 के लिए अब मेरे पास पहले क्या कर लूँ, अगर मैं पहले तो 1 1 1 1 चढ़ लेता हूँ, ठीक है। ले देखो 1 1 1 1 1 हो गया 5 स्टेप, ठीक है। ये हो गया एक तरीका, ये वाला। दूसरा तरीका ये है कि मैं पहले 2 ले लूँ, फिर 1 1 1 ले लूँ, ये दूसरा तरीका हो गया, ठीक। अब मैं क्या किया, पहले 2 लिया, लेटर भी 2, उसके बाद भी 2 लिया और फिर 1 ले लिया, ठीक है। तो ये हो गया। अब 2 1 2, ठीक। पहले मैंने 2 लिया, फिर 1 लिया, फिर 2 ले लिया, ठीक। अब उसके बाद हम लोग एक एक और तरीका दिख रहा है हमें, 1 2 1 1, तो ये 1 ले लिया, ये 2 ले लिया, ये 1 ये 1, ये एक तरीका हो गया, ठीक है। ये एक तरीका दिखा, ये एक तरीका दिखा, ये हो गया, ये हो गया। अब और एक तरीका दिख रहा है मुझे कि मैं ये 1 लूँ और मैं इस स्टेयर पे आके देख लूँ कि ये फिर से 2 ले लूँ और ये सिंगल-सिंगल जाने की बजाय मैं 2 स्टेप ले लूँ, ठीक? तो ये एक तरीका हो गया। और ये लास्ट एक और एक तरीका हो गया जिसमें मैं 4 तक 1 1 से गया, और नहीं 3 तक 1 1 से गया और मैंने 2 स्टेप ले ली बाद में। ये जो है ये 1 1 1। तो आप नोटिस करना हर एक स्टेप पे, फॉर मतलब एक ith स्टेप पे जो हमारे पास अगर स्टेप है, उस पे मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं 1 स्टेप ले लूँ या तो मैं 2 स्टेप ले लूँ, ठीक है? तो याद है लास्ट वीडियो में मैंने चॉइस डायग्राम की बात की थी, तो यहाँ पे ये वो चीज़ है, ठीक? ये जो है हमारे पास चॉइस है हर एक स्टेप पे। फर्स्ट स्टेप पे 2 चॉइस है, या तो आप सिंगल स्टेप ले लो या तो आप डबल स्टेप ले लो। तो ये हो गया हमारा चॉइस डायग्राम। तो रिकर्सिव कोड में हमें किस-किस चीज़ की ज़रूरत होती है? अगर हम रिकर्शन लिख रहे हैं तो सबसे पहला फंक्शन होगा, ठीक? फंक्शन देखते हैं, ठीक है? फंक्शन। तो हम लोग रिटर्न क्या कर रहे हैं यहाँ पे? इंटीजर, इंटीजर रिटर्न कर रहे हैं, ठीक। और एक मान लो क्लाइंब स्टेयर्स, ठीक। अब यहाँ पे हमने क्या दिया हुआ है, इनपुट n दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग भी इनपुट n ले लेंगे, इंटीजर n। तो ये हो गया आपका फंक्शन। अब बारी आती है, अब बारी आती है बेस केस की, ठीक। तो बेस केस में हम लोग क्या करते हैं, मिनिमम पॉसिबल इनपुट सोचते हैं, ठीक है। मिनिमम पॉसिबल इनपुट, तो यहाँ पे मिनिमम पॉसिबल इनपुट क्या हो सकता है, n अगर मान लो 0 दे दिया तो इसका आउटपुट क्या होगा, व्हाट इज द आउटपुट, आउटपुट विल बी 0। अगर n इक्वल्स टू 1 दे दिया तो व्हाट इज द आउटपुट, छोटे छोटे इनपुट्स देख रहा हूँ, ठीक है। व्हाट इज द आउटपुट, 1 हो गया। n इक्वल्स टू 2 दे दिया तो व्हाट इज द आउटपुट, 2 वेज, ठीक है। तो ये जो n इक्वल्स टू 0 और n इक्वल्स टू 1 है, ये हो गए हमारे बेस केसेस, ठीक। क्योंकि ये स्मॉलेस्ट पॉसिबल इनपुट्स है, तो बेस केस हो गया। अब जो हमने यहाँ पे एक चीज़ देखी, एक चॉइस डायग्राम देखा था, ठीक है। ये चॉइस डायग्राम देखा था, एक सिंगल स्टेप पे मेरे पास 2 तरीके हैं, ठीक। देखो, एक सिंगल स्टेप पे मेरे पास, एक स्टेप पे मेरे पास 2 तरीके हैं, एक एक सिंगल स्टेप ले लूँ या डबल स्टेप ले लूँ, ठीक। ये हो गया हमारा चॉइस डायग्राम। अब इसको हम लोग कैसे कोड करेंगे, देखो मैं आपको एक ट्री से बताता हूँ। हम लोग एक ट्री बना लेते हैं। मान लो मेरे पास n इक्वल्स टू 5 है, उल्टा चालू कर रहे हैं अब हम लोग, ठीक। n इक्वल्स टू 5 है, तो मैं 5 पे कैसे पहुंचाऊंगा, ठीक। एक स्टेप या 2 स्टेप से, ठीक है। तो अगर मान लो एक स्टेप से पहुंचा होगा तो n इक्वल्स टू 4 से मैं आया होगा, और अगर 2 स्टेप से लिया होगा तो n इक्वल्स टू 3 से मैंने वहां पे आया होगा, ठीक। अब सेम 4 पे क्या करेंगे हम लोग, अब देखो 4 पे अगर मान लो मैं एक स्टेप से आया हूँ 4 पे, तो n इक्वल्स टू 3 से आया हूँ मैं। और अगर मान लो 2 स्टेप लेके आया हूँ मैं 4 पे, तो n इक्वल्स टू 2 से आया हूँ मैं, ठीक। अगर मैं यहाँ से फिर से सिंगल स्टेप लेके 3 पे पहुँचा हूँ, अब 3 की बात करें, 3 पे अगर मैं सिंगल स्टेप लेके पहुँचा हूँ, तो मैं कहाँ से आया हूँ? 2 से आया हूँ। अगर मैं 3 पे पहुँचा हूँ 2 स्टेप लेके, तो मैं कहाँ से आया हूँ? 1 से आया हूँ। अगर मैं 2 पे पहुँचा हूँ 1 स्टेप लेके,
तो मैं 2 पे कहाँ से आया हूँ? 2 पे आया हूँ मैं 1 से। अगर मैं यहाँ पे एक स्टेप लेके मतलब यहाँ पे 2 स्टेप लेके पहुँचा हूँ, तो मैं नीचे से आया हूँ, ठीक है? n इक्वल्स टू 0 जो ग्राउंड है। तो अगर हम लोग इसे देखें अभी ट्री को, तो ये जो है, ये n इक्वल्स टू 1 पे अगर मैं आया हूँ, तो मेरे पास एक ही सिंगल पॉसिबल ऑप्शन है। ये जो बेस केस हमारा हिट हो गया n इक्वल्स टू 1, तो मैं 0 से आया हूँ, मतलब जो हमारा बेस केस था n इक्वल्स टू 0, n इक्वल्स टू 1, तो ये था हमारा बेस केस, यहाँ से हिट हो गया, मतलब ये क्या रिटर्न करेगा? ये रिटर्न करेगा 1, ठीक? ये एक तरीका देखो अभी और अच्छे से क्लियरली समझते हैं। मैं ट्री बना लेता हूँ पहले। अब n इक्वल्स टू 1 पे अगर मैं हूँ, तो ये भी बेस केस हो गया। हमने बेस केस डिस्कस किया n इक्वल्स टू 1 और n इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे लिख भी देता हूँ मैं बेस केस। तो इसका बेस के स्मॉलेस्ट पॉसिबल इनपुट, तो जो बेस है n इक्वल्स टू अगर 1 है, तो मेरा आउटपुट क्या होगा? क्या होगा आउटपुट? मेरा होगा 1। अगर n इक्वल्स टू 0 है, या तो फिर हम लोग इसे ऐसे कर सकते हैं, देखो n इक्वल्स टू 1 पे तो ले लिया। अब मैं n इक्वल्स टू 0 लेने के बजाय मैं n इक्वल्स टू 2 ले लेता हूँ। n इक्वल्स टू 2 पे कितना तरीका है? 2। मतलब मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? इफ़ अगर मेरा जो n है वो ग्रेटर देन या इक्वल्स टू 2 है, तो मैं क्या रिटर्न कर रहा हूँ? मैं रिटर्न कर रहा हूँ n। n अगर मेरा लेस देन इक्वल्स टू, सॉरी इट शुड बी लेस देन इक्वल्स टू, n लेस देन में क्या आ गया? 1 आ गया। देखो इफ n लेस देन इक्वल्स टू 2 है मेरा, n अगर 1 है तो मैं 1 रिटर्न कर रहा हूँ, n अगर 2 है तो मैं 2 रिटर्न कर रहा हूँ। तो ये भी एक बेस केस हम लोग ले सकते हैं कि हम लोग यहीं से रिटर्न करवा दें, ठीक है, 1 से और 2 से। तो अभी और देखते हैं। देखो अभी n इक्वल्स टू 0 पे आ गया, 1 पे आ गया, अब 2 पे मैं कैसे पहुंचा हूँ? अगर मैंने 1 स्टेप लेके पहुंचा हूँ, तो मैं कहाँ से आया हूँ? n इक्वल्स टू 1 से। अगर मैं 2 स्टेप लेके इस पे पहुंचा हूँ, तो मैं कहाँ से आया हूँ? n इक्वल्स टू 0 से, ठीक? अगर मैं n इक्वल्स टू 3 पे आया हूँ सिंगल स्टेप लेके, तो मैं n इक्वल्स टू 2 से, और डबल स्टेप लेके आया हूँ तो मैं n इक्वल्स टू 1 से आया हूँ, ठीक है? तो अभी हम लोग इससे आगे नहीं जाते, क्योंकि देखो बेस केस हिट हो गया, बेस केस हिट हो गया, बेस केस हिट हो गया, तो ये क्या रिटर्न करेगा? 1। ये क्या रिटर्न करेगा? 2। तो ओवरऑल क्या रिटर्न होगा वहाँ पे? ओवरऑल क्या रिटर्न आएगा? 3। अभी जैसे हम लोग बेस केस से देखते हैं, ये एक केस, ये बेस केस है, ये बेस केस है, ठीक है? इसे रब कर देते हैं। हमने थोड़ा बेस केस में चेंजेस किए हैं, ठीक? तो देखो, अब क्या होगा मेरा? यहाँ से 3 आ गया, यहाँ से क्या रिटर्न होगा? यहाँ से रिटर्न होगा 2, यहाँ से क्या रिटर्न होगा? यहाँ से रिटर्न होगा 1, ठीक है? तो 2 प्लस 1 क्या हो गया? मेरे पास यहाँ से एक तरीका आया, यहाँ से एक तरीका आया 3, तो यहाँ आएगा 3 n इक्वल्स टू 2। यहाँ से क्या रिटर्न होगा? 2 रिटर्न होगा, ठीक? ये और यहाँ से रिटर्न होके 3 आया है, 3 प्लस 2 कितना होगा? 5, तो यहाँ पे 5 रिटर्न होगा। तो ओवरऑल आंसर क्या हो गया मेरा? 5 प्लस 3 इक्वल्स टू 8। तो 5 का जो आंसर है वो होगा 8। n इक्वल्स टू 5 के लिए बेस कितने हो गए? 8। समझ आ गया? थोड़ा सा बेस केस में ध्यान देना कि सिंगल स्टेप पे हमने जो टेस्ट केस दिया हुआ था, हमें एग्जाम्पल टेस्ट केस दिया हुआ था, उसमें भी n इक्वल्स टू 2 के लिए क्या दिया था? 2 दिया था। n इक्वल्स टू 3 के लिए क्या दिया था? 3 वेज दिए थे। हम इन दोनों को भी बेस केस ले सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम लोग 1 पे गए, क्योंकि हमारा सबसेक्शन होके, मतलब जब हम लोग रिवर्स में आ रहे हैं, तो जब हम 2 स्टेप लेके आ रहे हैं तो 1 से भी आ सकते हैं, ठीक है? तो ये n इक्वल्स टू 1 हो गया। हम मिनिमम पॉसिबल इनपुट को बेस केस बनाते हैं इन शॉर्ट, ठीक है? उसका आउटपुट, उसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट, वहाँ से हम लोग जो है वैल्यूज़ रिटर्न करते जाते हैं। ये ट्री समझ में आ गया होगा। अभी हम और एक थोड़ा ईज़ी करने के लिए एक और एक रास्ता देख लेते हैं। देखो, एक और एक एक्सप्लेनेशन है मेरे पास। सी, दीज़ आर द स्टेयर्स। ये है हमारा 5th मान लो। तो 5th पे आने के जो पॉसिबल तरीके हैं, वो क्या है? या तो मैं 4 से आया हूँ सिंगल स्टेप लेके, ठीक? या तो मैं 3 से आया हूँ। मतलब देखो 3 यहाँ पे, या तो मैं यहाँ से डबल स्टेप लेके
5 पे पहुंचा हूँ या तो मैं 4 से आया हूँ, तो 2 तरीके हो गए मेरे पास, या तो मैं 3 से आया हूँ या तो मैं 4 से आया हूँ। तो जो पॉसिबल वेज कितने हो गए, अब पॉसिबल वेज कितने हो गए, देखो 4 पे आने के तरीके प्लस 3 पे आने के तरीके, ये जो हो गए हमारे 5 पे आने के पॉसिबल तरीके, ठीक है। तो n इक्वल्स टू अगर 5 है तो हम लोग क्या करेंगे, 4 पे आने का पॉसिबल तरीका और 3 पे आने का पॉसिबल तरीका, ठीक। तो जनरलाइज करके जब हम लोग ये ट्री को देख रहे हैं तो हम लोग ये आउटपुट पे आ रहे हैं, ठीक है। हम लोग इससे क्या क्या निकाल रहे हैं, देखो 5 पे आने का क्या तरीका है, 4 और 3, और हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ से हमारे पास कुछ आउटपुट आया और यहाँ से हमारे पास कुछ आउटपुट आया, मतलब 4 पे यहाँ पे आउटपुट था, मतलब 3 पे था कि हम लोग के पास 3 वेज है, 4 पे था कि हम लोगों के पास 4 के पास कितने वेज है, 5 वेज है। तो 4 पे आने के 5 वेज, 3 पे आने के 3 वेज, देखो मैं दूसरा कलर यूज कर लेता हूँ, 5 4 पे आने के 5 वेज, 3 पे आने के 3 वेज, तो टोटल कितने किए हमने, 8 वेज हो गए। और 8 वेज हमने देखे भी थे कैसे कैसे, इंडिविजुअली देखे थे हमने, 5 पे 8 वेज, कहाँ गया वो, हाँ 8 वेज देखे थे, ठीक। तो हम लोग यहाँ पे जनरल एक कंडीशन क्या बना सकते हैं, जो चॉइस डायग्राम है हमारा, अभी ये भी हमारा चॉइस डायग्राम ही हो गया, ठीक है। तो देखो 3 के लिए देख लेते हैं, एक और एक n इक्वल्स टू 4 के लिए बना लेते हैं, क्लियर, तो और अच्छे समझ आ जाएगा। n इक्वल्स टू 4 है, तो मैं 4 पे कैसे आया, n इक्वल्स टू 3 से आया, या तो मैं n इक्वल्स टू 2 से आया। 3 पे कैसे आया मैं, या तो मैं n इक्वल्स टू 2 से आया या तो मैं n इक्वल्स टू 1 से आया, बेस के सीट हो गए, या तो मैं n इक्वल्स टू 1 से आया हूँ या तो मैं n इक्वल्स टू 0 से आया हूँ, ठीक है। तो 2 भी एक बेस केस है, इसलिए हमें ज़्यादा और जाने की नीड नहीं थी, बट फिर भी मैंने ले लिया। तो ये क्या होगा, देखो 2 हिट कर दिया, तो यहाँ से क्या रिटर्न होगा, 2 पे आने के पॉसिबल तरीके कितने थे, 2, हमने क्या देखा था, देखो 2 स्टेयर्स हैं, ये एक, ये अ, ये एक हो गया हमारा सिंगल सिंगल स्टेप लेके, और हम लोग डायरेक्ट चले गए, तो ये दो, दो पे आने का तरीके कितने, दो, एक पे सिंगल स्टेयर पे आने का तरीका एक, ये भी हमने देखा था, सिंगल स्टेयर पे आने का तरीका एक, टॉप पे आने का तरीका एक, तो यहाँ से टोटल कितना हुआ, 3 तरीके हो गए, ठीक है। तो मैंने क्या किया, थर्ड स्टेयर पे हम लोग, तो थर्ड हमारा n इक्वल्स टू 3 है, 3 इज आवर टॉप, तो मैंने 2 पे आने के तरीके और 1 पे आने के तरीके को प्लस कर दिया, तो ये हो गया हमारा 3 पे पहुंचने का तरीका। ये देख लो ट्री से भी क्लियर है, तो 3 आया यहाँ से, यहाँ से क्या आएगा 2, मतलब यहाँ से आया 2 आया, तो 2 पे आप पहुंचने के कितने तरीके थे, 2 पे पहुंचने के तरीके थे 2, ठीक। ये ये देख लो 2 पे पहुंचने के तरीके थे 2, तो यहाँ से 3 और यहाँ से 2, मतलब यहाँ पे 3 प्लस 2 इक्वल्स टू 5, तो 4 पे पहुंचने के कितने तरीके होंगे, 5 तरीके होंगे। इन शॉर्ट हम लोग क्या कर रहे हैं, जो एक फंक्शन ऑफ एन, एफ ऑफ एन अगर हमें निकालना है, हम लोग क्या कर रहे हैं, एफ ऑफ एन माइनस वन प्लस एफ ऑफ एन माइनस टू, देख सकते हो यही कर रहे हैं हम लोग, एन माइनस वन एन माइनस टू, अब उल्टा चल रहे हैं अभी, ठीक है। तो कोई एक स्टेयर है, मान लो इस स्टेयर पे आने का, ये एक्स माइनस वन, ये एक्स पे पहुंचना है हमें, तो एक्स माइनस वन और एक्स माइनस टू, तो ये बन गई हमारी कंडीशन, ठीक है। तो यही हम लोग क्या कर रहे हैं, हर इसमें रिटर्न कर रहे हैं, ठीक। ये हो गया हमारा चॉइस डायग्राम का कोड। तो अभी हम लोग कोड करके देख लेते हैं और कोड से और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो लेट्स रिटर्न ऑन एडिटर, और तो हम लोग अभी रिकर्सिव कोड कर रहे हैं, ठीक है। तो रिकर्सिव कोड में देखो हम लोग, ये हो गया, तो एक फंक्शन बना लेंगे, रिटर्न क्लाइम स्टेयर्स, हम लोग इसमें इनपुट क्या देंगे, n, जो हमारे n मिला हुआ है, एक फंक्शन बना लेंगे हमें, पब्लिक इंट, इंट रिटर्न कर रहा है हमारा फंक्शन क्लाइम स्टेयर्स, यहाँ पे हम लोग क्या रहे हैं, इंटीजर इनपुट ले रहे हैं जो कि पास होके आया है, ठीक। अब हम लोग यहाँ पे बेस केस लगेंगे, सबसे पहले रिकर्शन में क्या होता है, बेस केस लिखते हैं हम लोग, एक्सक्लेमेटरी मार्क बेस केस,
बेस केस हो गया। इफ अगर अगर हमारा n लेस देन इक्वल्स टू 2 है, तब हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न n। क्लियर होगी बात। वन पे पहुंचने का तरीका वन था, वन स्टेयर अगर दी हुई है, टू स्टेयर अगर दी हुई है तो दो तरीके थे, तो इसीलिए हम लोगों ने यहाँ से ये कर लिया। अब नेक्स्ट क्या होगा, हम लोग क्या रिटर्न कर रहे हैं, जो हमारी कंडीशन थी, चॉइस डायग्राम। आई होप कि वो क्लियर होगा, क्या हो गया होगा चॉइस डायग्राम। तो हमारा क्लाइंबिंग स्टेयर्स जो है वो n-1 के लिए प्लस क्लाइंबिंग स्टेयर्स, ठीक, n-2 के लिए। हमने देखा था कि अगर किसी एक स्टेयर पे पहुंचना है तो उस स्टेयर पे पहुंचने के तरीके कितने होते हैं, उसकी एक नीचे वाली और उसकी और नीचे वाली, मतलब थर्ड पे पहुंचने के तरीके कितने हैं, सेकंड पे पहुंचने का तरीका और फर्स्ट पे पहुंचने का तरीका। लेट्स से फॉर एग्जांपल फिफ्थ, अगर मुझे फिफ्थ स्टेयर पे पहुंचना है तो फिफ्थ स्टेयर पे पहुंचने का तरीका है मेरा सम ऑफ फोर स्टेयर नंबर ऑफ वेज रिक्वायर्ड टू रीच फोर्थ स्टेयर एंड नंबर ऑफ वेज रिक्वायर्ड टू रीच थर्ड स्टेयर, तो दोनों का सम मिला के हमारा नंबर ऑफ वेज टू रीच फाइव स्टेयर होगा। तो ये छोटी सी बात थी, आगे समझ में। तो यही था हमारा रिकर्सिव कोड, छोटा सा था। इसको एक बार टेस्ट कर लेते हैं। सिंबल सिंबल, अच्छा, थोड़ा सा टाइप था। देखो एक्सेप्टेड। आई होप कि लॉजिक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, लॉजिक क्लियर हो गया। अभी देखो हम लोग इसे जब सबमिट करेंगे तो क्या प्रॉब्लम आ रही है, देखो एक, जब हम लोग इसे सबमिट कर रहे हैं तो टाइम लिमिट एक्सीडेड आ रहा है। क्यों आ रहा है अभी देखते हैं हम लोग। देखो इस केस पे n इक्वल्स टू 43 पे टाइम लिमिट एक्सीडेड आ रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये जो ट्री बनाया था हम लोगों ने, तो हम लोग क्या यहाँ पे रिपीटेड कंप्यूटेशन नहीं कर रहे हैं। देखो ये वाला ट्री देखो और ये वाला ट्री देखो, ये रिपीटेड कंप्यूटेशन है। अगर मैं यहीं पे वैल्यू निकाल के स्टोर कर लेता एक जगह, मान लो मैट्रिक्स है या फिर कोई एरे है या फिर मैप है, मैप यूज करते हैं हम लोग। एक मैप में अगर मैं उस इंडेक्स पे स्टोर कर, मान लो n इक्वल्स टू 3 है, तो 3 पे मैंने स्टोर कर दिया कि 3 पे पहुंचने के तरीके 3 है, तो मैं यहीं से रिटर्न कर देता। क्लियर बात। तो ये जो रिपीटेड कंप्यूटेशंस हो रहे हैं उसको हमें अवॉइड करना है। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, मेमोइज्ड। उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, मेमोइज, कोड को हमारे मेमोइज करेंगे। तो देखते हैं अभी हम लोग आगे। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे हमारा मेमोइज्ड कोड। ठीक है, तो पहले उसके लिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं एक बार और। देखो हम मेमोराइजेशन के लिए यूज़ करेंगे हमारा मैप यूज़ कर लेंगे। इस बार हमने लास्ट टाइम मैट्रिक्स से किया था, इस बार मैप यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, n स्टेप्स होगी और यहाँ पे उसकी वैल्यू करस्पॉन्डिंग होगी। तो 1 के लिए 1, 2 के लिए 2, 3 के लिए 3 वेज, 4 के लिए 5 वेज, 5 के लिए 8 वेज। तो जब भी हम हमारी n की वैल्यू रिपीट करके 5 आ गई, तो हम लोग कैलकुलेट करने के बजाय हम लोग इंस्टेड यहाँ पे आके सीधा ये वैल्यू उठा लेंगे। आई बात समझ में। तो ये होता है मेमोराइज्ड कोड, क्योंकि कंप्यूटेशन बचा रहे हम लोग। क्लियर। तो कोड में देखते हैं एक बार। ठीक है, तो कोड होगा हमारा कुछ ऐसे, हमें कोड में थोड़े थोड़े चेंजेस करने पड़ेंगे। तो मैं एक बार फिर से रीसेट कर देता हूँ। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक मैप बना लेंगे। जो मैप होगा हमारा वो होगा मेमोराइजेशन वाला एरे मान लो, या फिर जहाँ पे हमारी जो इंडेक्सेस है, मतलब n जो है और वैल्यू जो है वो स्टोर्ड रहेगी। इंटीजर कॉमा इंटीजर, एक मैप बना लिया मैंने और उसको नाम दे दिया मेमो। न्यू न्यू हैश मैप। ठीक, ये हो गया हमारा मेमो। अब वही सेम चीज़ रिटर्न कर रहे हैं हम लोग। एक फंक्शन बनाएंगे
क्लाइम स्टेयर्स एन कॉमा मेमो। अब हमें मेमो भी पास करनी होगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्टोर होगा और चेक होगा कि ऑलरेडी कंप्यूटेशन उस उस एन के करस्पॉन्डिंग हुआ है या नहीं। पब्लिक इंट क्लाइम स्टेयर, हम लोग यहाँ पे क्या क्या रिसीव कर रहे हैं, एक एन रिसीव कर रहे हैं और एक मैप रिसीव कर रहे हैं, जो कि है टाइप इंटीजर कॉमा इंटीजर का, ठीक, उसका नाम है हमारे मेमो। अब हम लोग क्या करेंगे, बेस केस तो सेम ही रहेगा, इफ n इक्वल्स टू 1 या फिर हमारा n इक्वल्स टू 2, तो हम लोग क्या रिटर्न करेंगे, रिटर्न n। बेस केस क्लियर था, एक्सप्लेनेशन में समझाया था मैंने। नेक्स्ट में अगर हम हमारी मेमो के अंदर हम लोग चेक करेंगे, अगर मेमो में वो चीज़ हमारा n की वैल्यू कंप्यूट नहीं हुई है, तब हम लोग क्या करेंगे, आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे और कंप्यूट करेंगे। इफ, तो हैशमैप में कैसे चेक करते हैं, इफ हैशमैप डॉट कंटेन्स की n, अगर मेरे हैशमैप में ये जो n अभी हम जिस पे है वो उसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू अगर कंप्यूट नहीं हुई है, तब हम लोग क्या करेंगे, कंप्यूट करेंगे। मेमो डॉट पुट, इसको डालेंगे भी, ठीक है, कंप्यूट करके डालेंगे भी। एन कॉमा क्लाइम स्टेयर्स एन माइनस वन कॉमा मेमो प्लस क्लाइम स्टेयर्स एन माइनस टू कॉमा मेमो। देखो अभी इस सब चीज़ को भूल जाओ, यहाँ पे क्या हो रहा है देखते हैं हम लोग। ये जो है हमारा नॉर्मल कंप्यूटेशन हो रहा है, ठीक है, ये देखा था हमने कि मुझे अगर किसी n के लिए निकालनी है तो मुझे उसके n-1 और n-2 के लिए निकालना होगा वैल्यूज, ठीक है। तो अब इसी चीज़ को हम लोग को हैश मैप में डालना है ताकि हमें आगे इसको कंप्यूट ना करना पड़े, यूज करना पड़े। तो मैप में डालने का तरीका क्या है, मैप डॉट पुट, हम लोग पुट करेंगे, की क्या होगी हमारी n के करस्पॉन्डिंग ये वैल्यू होगी, ठीक है, ये की है, ये जो है ये हमारी की है और ये जो है हमारी वैल्यू है। तो मैप में डालने का तरीका हो गया ये, तो मैंने मैप में डाल दिया, ठीक। अगर मान लो मैप में है ऑलरेडी, ये हमने कब किया, जब मैप में नहीं है। अगर मैप में है ऑलरेडी तब हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट रिटर्न कर देंगे मेमो ऑफ मेमो डॉट गेट एन, ठीक। तो अभी हम इसे रन करके देखते हैं, समझ में आया। अगर नहीं समझ में आया, कोई भी चीज़ में डाउट हो तो आप कमेंट में डाल देना। मैंने थोड़ा स्टेयर्स और स्टेयर केस लिखने में थोड़ा मिस्टेक कर दिया था, मैप इट्स नॉट मैप, मैंने थोड़ा टाइपो कर दिया था, ठीक है, तो आप मैच कर लेना, बाकी लॉजिक इज सेम। तो देख सकते हो एक्सेप्टेड हो गया। तो ये था हमारा मेमोराइज्ड कोड। अब हम इसे सबमिट करेंगे, याद है टीएलई आ रहा था n=43 पे, सो लेट्स चेक कि अभी टीएलई आता है या नहीं आता है। नहीं आया, देखो एक्सेप्टेड हो गया, ठीक है, जीरो रन टाइम, 100% वी हैव बीटन 100% ऑफ यूजर इन जावा, ठीक है। तो ये था हमारा मेमोराइज्ड कोड, मतलब ऑप्टिमाइज कोड। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या थी या और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या थी, देखो हमारे पास n दिया हुआ है, मान लो 5, और हमारे पास ठीक है चलो n दिया हुआ है 5, तो हम लोग कंप्यूटेशन कितनी बार कर रहे हैं, 5 टाइम कर रहे हैं। तो मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो हो जाएगी n, और स्पेस जो है हम लोग रिकर्शन के लिए स्पेस लगता है, तो उसकी भी टाइम कॉम्प्लेक्स, मतलब रिकर्शन के लिए जो स्टैक लगती है 1 2 3 4 5, तो जितना n है उतनी ये स्टैक फिल होगी, उतना स्टैक का साइज होगा, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आ गई, n आ गई, ठीक है। तो अब इसको अगर फर्दर ऑप्टिमाइज करना है तो हमें जो है आइटरेटिव कोड लिखना होता है, ठीक है। इफ़ यू वांट आइटरेटिव कोड तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर देना, अदरवाइज वी कैन स्टॉप हियर। तो मेमोइज कोर्स कोड से जो है वो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं आइटरेटिव और करूँगा तो वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी, क्लियर। तो दिस वाज ऑप्टिमाइज कोड, और हमारा रिकर्सिव कोड भी देख लिया हमने, क्लियर। तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। तो हमारा डे 2 का क्वेश्चन था ये। तो ऐसे ही बेसिक बेसिक जो प्रॉब्लम्स है डीपी के हम लोग पहले स्टार्टिंग में वो देखेंगे, देन वी विल मूव टू सम अदर टॉपिक, ठीक है। थोड़े पार्ट 1 में बेसिक क्वेश्चन करते हैं ताकि कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो डीपी के लिए। अगर आपको सीरीज पसंद आ रही हो तो प्लीज़ शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो चैनल को, ताकि आप लोग कुछ मिस आउट ना कर पाओ। तो रोज़ 8 AM पे जो है ये हमारा वीडियो सोल्यूशन जो है वो आ जाएगा, या फिर कह सकते हैं हमारा डेली क्वेश्चन आ जाएगा। तो आप लोग प्लीज़ गो एंड वॉच आउट।
तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।